हर समय लड़ने झगड़ने वाले पति पत्नी को सीख देने वाली कहानी एक बार जरूर सुने। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। सुबह के 7:30 बजे जब प्रज्ञा स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो देखा पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपने गुल्लक में से 50 रुपए निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो कमला आई ने पीछे से आवाज़ लगाई, प्रज्ञा बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। प्रज्ञा ने मायूस नज़रों से कमला आंटी को देखा और बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। कमला ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। प्रज्ञा स्कूल के लिए निकल गई। कमला सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज की लड़ाई झगड़े से इस 11 साल की उम्र में ही कितनी बड़ी हो गई है। कमला पिछले 10 सालों से कामिनी व प्रवीण के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत है। प्रज्ञा उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। प्रवीण पिछले कुछ समय से कामिनी से तलाक चाह रहा है और चाहता है कि प्रज्ञा बिटिया की जिम्मेदारी कामिनी उठाए और कामिनी प्रज्ञा बिटिया की जिम्मेदारी प्रवीण को देने के साथ साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी प्रज्ञा स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है और केवल कमला आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह कामिनी और प्रवीण ने अपने अपने कमरे में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, प्रज्ञा को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि प्रज्ञा बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली न मौत। प्रज्ञा कोमा में चली गई। कामिनी और प्रवीण स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। प्रज्ञा की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। स्कूल में पूछताछ हुई। टीचर, स्टूडेंट्स सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 1 महीने तक कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रह रही अपनी माँ को प्रवीण ने रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जीत मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। ये कहकर माँ वापस अपने शहर चली गई। कमला तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। प्रवीण और कामिनी से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। इस घर की दीवारें मेरी प्रज्ञा की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में ना होती। प्रवीण और कामिनी के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था।
जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक एक दिन अकेले ड्यूटी देते, बैंक में पड़े पैसे, जमीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 2 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से कामिनी ने प्रज्ञा के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों तक दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वे दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसके पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट, जिसे वह अक्सर पहना करती थी। कामिनी रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तान छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना लक्ष्य की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो। जो खाना है कमला आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब काव्या मासी और मौसा जी मुझे और समर को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि प्रज्ञा को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक पेज पर था, आई लव यू कमला आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी, आई लव यू, आपने मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। कामिनी डायरी को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। प्रवीण भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। कामिनी ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। कामिनी रोते हुए बोली, प्रवीण, पता है, वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी प्रज्ञा ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। प्रवीण, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं।
प्रवीण भी कामिनी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय प्रवीण का फ़ोन बजा और कामिनी के मोबाइल पर एसएमएस की आवाज़ हुई। दोनों ने अपने को संभालते हुए दूरी बनाए और फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक कामिनी प्रवीण की बातचीत सुनती, उसके अपने फ़ोन में भी एसएमएस खुल चुका था। पढ़ते ही कामिनी के मुंह से अचानक निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द प्रवीण के मुंह से भी निकले थे। एक साथ दोनों के स्वर, चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज उठी थी। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपये, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने कूदने, मस्ती, लाड प्यार का समय चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।